या हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं डे 3 सेशन ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो डे 3 सेशन में हम क्या सीखेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग शुरू करेंगे लॉट साइज से। ठीक है, लॉट साइज। अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे आप स्टॉक की तरह, फ्यूचर ऑप्शन में आप स्टॉक की तरह एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी ऐसे नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन फॉर स्टॉक्स। ठीक है, तो बढ़ा लेते हैं इसको, फॉर स्टॉक्स। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन फॉर स्टॉक्स। तो हर एक स्टॉक का अपना लॉट होता है। ठीक है, एवरी स्टॉक हैज़ गॉट इट्स ओन लॉट साइज। ठीक है, जैसे रिलायंस का एक स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक साइज अलग है, टीसीएस का स्टॉक साइज अलग है, बजाज फिनांस का स्टॉक साइज अलग होगा, फिर अब इन्फोसिस का स्टॉक साइज अलग होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे कि इसका स्टॉक साइज कितना है। एग्जाम्पल, अगर मैं स्टॉक का स्टॉक साइज, मतलब स्टॉक साइज इन द सेंस लॉट साइज अलग होगा। लॉट इन द सेंस एक लॉट में कितना क्वांटिटी। लॉट साइज का मतलब क्या होता है? एक लॉट इक्वल टू क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? मैं एकदम गाइस पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक लॉट साइज मतलब क्या होता है कि एक लॉट में कितना क्वांटिटी। हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं किसी मंडी में, मैं अगर रिटेलर के पास जा रहा हूँ तो अलग बात है, भाई मैं 1 किलो मांगा, 5 किलो मांगा, जितना मैं मांगा उतना मुझको मिल गया। इनफैक्ट मैं 250 ग्राम, अगर 250 ग्राम भी अगर मैं मांगूंगा ना आलू, तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं जब मंडी में जाऊँगा, जो सुबह नहीं जाते हैं, पौने 4 बजे, 4 बजे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाके अगर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे 250 आलू दीजिए या 200 प्याज दीजिए, वो लोग नहीं देंगे। वो लोग बोलेंगे अगर लेना है तो 5 किलो का आलू लेना पड़ेगा, 5 किलो आलू या तो 5 किलो का प्याज लेना पड़ेगा। मतलब उनका एक बंधा हुआ है, तो उसको बोलते हैं लॉट। एक लॉट में कितने क्वांटिटी। तो अगर हम स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो इस ऑब्वियसली ये चेंज होगा, रिलायंस, टीसीएस, क्योंकि ये सब अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो चलिए रिलायंस का पहले देख लेते हैं। रिलायंस का एग्जाम्पल मैं अगर फ्यूचर ऐड किया तो इसका देखिए, मैं अगर बाई कर रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, डज नॉट मैटर। इसका है 500। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, रिलायंस का है 500। ठीक है, टीसीएस का कितना है? जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड नथिंग एल्स। ठीक है, टीसीएस फ्यूट, इसका 175, जस्ट देखने के लिए। ओके, बाई कर नहीं रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू शो यू। चलो, बजाज फिनांस का कितना है? बजाज फिनांस या फिनसर्व, बजाज फिनांस, ओह सॉरी, बजाज फिनांस का, चलो बजाज फिनसर्व भी ले लेते हैं। नहीं, एक मिनट, अभी तो बाज फिनांस। ओके ओके, बाज फिनांस अप्रैल, इसे 125 है। और जो इन्फोसिस का देख लेते हैं। ठीक है ना, इन्फोसिस इन्फीपुट है, वाह, वो 125 था और ये है 400। ठीक है, तो ये है 125, ये है 400, ये है फ्यूचर का लॉट साइज। ठीक है, ये फ्यूचर का लॉट साइज। अब अगर मुझे ऑप्शन लेना है तो आप समझ गए ना कि अगर मुझे एक लॉट लेना है रिलायंस का, तो मुझे 500 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगा और उसका जितना पैसा आएगा उतना मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन का देख लेते हैं। ये तो चलिए फ्यूचर का हुआ। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन का। ऑप्शन इन द सेंस, अगर हम ऑप्शन रिलायंस का कोई ऑप्शन लेना चाहें, रिलायंस का अभी स्पॉट प्राइस कितना है गाइस? रिलायंस का अभी स्पॉट प्राइस है 1156। ये ले लीजिए 1156। ठीक है, तो अगर मैं 1156, तो मैं अगर 1160,
ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टेंशन एकदम मत लीजिए कि मैं 1160 क्यों लिखा, अप्रैल क्यों लिखा, क्या कर रहा हूँ, ये सब बाद में आएगा। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम ऑप्शन खरीदेंगे, और ऑप्शन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप्शन में CP होता है, ठीक है ना। फ्यूचर में CP नहीं होता, फ्यूचर में डायरेक्ट FE2 फुट, ठीक है। ऑप्शन में ही होता है CP का जो कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन में ही होता है, ठीक है। तो हम अभी ऑप्शन का देखेंगे। ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, और मुझे यहाँ पे अगर बाई करना है रिलायंस का, तो देखिए यहाँ पे 500। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप फ्यूचर लें या ऑप्शन लें, आपका जो लॉट साइज़ होगा दैट रिमेन्स सेम, ठीक है ना। ये होगा लॉट साइज़। अब एक्सपायरी, देखिए हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मान लीजिए हम इसको ले तो लिए, इसको लेके कब तक बैठे रहेंगे, ये एक बड़ा ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे। देखिए ये फीचर है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो ये स्टॉक का फीचर नहीं है। अभी क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिस्क तो रहेगा ही सब में, लेकिन रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं ये भी तो हम लोग को सीखना है ना। अगर हम स्टॉक ले रहे हैं, मान लीजिए आज हम रिलायंस लेके बैठे हुए हैं और रिलायंस 10% डाउन है, तो मेरा कुछ आता जाता नहीं है। हाँ, पोर्टफोलियो मेरा ग्रीन रहेगा, लाल रहेगा, लेकिन रिलायंस यहाँ से उठेगा, कभी ना कभी तो उठेगा। रिलायंस जाएगा कहीं ना कहीं, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 50 साल में प्रॉफिट तो देगा। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना समय तो लेगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो देगा। लेकिन इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि दे हैव द एक्सपायरीज। तो अब एक्सपायरी कब होता है, स्टॉक के केस में एक्सपायरी होता है एवरी थर्सडे, नॉट एवरी थर्सडे, लाइक एवरी मंथ, द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, या इन दिस सेंस लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। तो अगर आप मान लीजिए ये अप्रैल चल रहा है, तो अगर मैं कुछ फ्यूचर सेल या बाई करता हूँ या ऑप्शन सेल और बाई करता हूँ स्टॉक का, तो ये एक्सपायर कब करेगा, ये एक्सपायर करेगा आपका 24 को, ये एक्सपायर करेगा 24 को। अभी कैसे पता चलेगा एक्सपायर करेगा, देखिए मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि एक्सपायर करेगा। ये देखिए, मान लीजिए फ्यूचर है, राइट, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं जाऊँगा ऑप्शन चेन, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे होवर किया मैं अपना माउस, ये 3 डॉट्स, यहाँ पे जस्ट ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन जाऊँगा तो यहाँ पे देखो मुझको दिख जाएगा 24 अप्रैल, ठीक है, मुझे फट से दिख गया। मई में कब होगा, 29। अभी देखिए 29 मई में देखिएगा 29 ही होगा, 29 इज द लास्ट थर्सडे, देख रहे हैं। जून में 26, अब देखिए जून में 26, तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ एक्सपायरी है, ठीक है ना। इसका अगर निकालना है, इसका एक ही बात है एक्चुअली, ये जब एक्सपायर कर जाएगा तो ये भी एक्सपायर करेगा ना, इज इज़ प्रीटी सिंपल। तो ऑप्शन चेन में अगर आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैटर क्या है, ठीक है ना, कि कब एक्सपायर कर रहा है। हो गया। अब क्या करना है कि इसका एक ही बार एक्सपायरी होता है सारे महीने में, ठीक है। लेकिन अगर इफ़ यू टॉक अबाउट, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या हो गया, FNO फॉर इंडिसेस, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन फॉर इंडिसेस में निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, ठीक है, मिड कैप आ गया, सेंसेक्स आ गया, फिर निफ्टी आ गया, बैंक एक्स आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसका एक्सपायरी भाई ये जो सेवी है वो चेंज करती रहती है, कभी कुछ। लेकिन इसको इजी वे में समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, दे कैन हैव फॉलोइंग एक्सपायरीज, ठीक है। चलिए नंबर 1 वीकली एंड मंथली, और नंबर 2 ओनली मंथली, ठीक है। तो कोई इंडिसेस है जो कि वीकली और मंथली उनका दोनों एक्सपायरी होता है, और कोई जो इंडिसेस है वो सिर्फ मंथली एक्सपायरी होते हैं। अभी जैसे देखो निफ्टी आता है आपका वीकली एंड मंथली दोनों, ठीक है। चलिए निफ्टी पे आते हैं, हम यहाँ पे निफ्टी 50 हम यहाँ पे ऐड ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है ना। निफ्टी 50 लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, सो इट्स ऑलरेडी एडेड हियर।
इसका एक्सपायरी कब होगा मैं भी दिखाता हूँ आपको। लेटेस्ट एक्सपायरी कब है, लेटेस्ट एक्सपायरी कब होगा, मैं यहाँ पे गया ऑप्शन चेन में गया, देखिए 9 अप्रैल, फिर 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, ठीक है। तो 9 अप्रैल कब आता है एक बार देखते हैं, 8 9। अब यहाँ पे वो थर्सडे वर्सडे वाला केस नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब थर्सडे वर्सडे वाला जो केस था वो सिर्फ था आपका स्टॉक तक, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। निफ्टी अभी तक क्या हो रहा है कि 9 अप्रैल इन द सेंस वेंसडे को ये एक्सपायर होगा। फिर कब होगा, ये वेंसडे को क्यों हो रहा है, वाह ये चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पे 9 को अगर हो रहा है निफ्टी वेंसडे, तो ये फिर 17 क्यों ले रहा है। नेक्स्ट होगा 17, फिर है 24, उसके बाद फिर आ जा रहा है 30, फिर वेंसडे हो जा रहा है। तो जो भी है ये वेंसडे को ही होता है, ठीक है, लेकिन चेंज भी होता रहता है। अगर सेबी ने कुछ चेंज किया है तो शायद ये चेंज हो के थर्सडे भी हो सकता है, अभी बातें चल रही हैं, बट हाँ इधर वेंसडे और थर्सडे, इट डिपेंड्स। अगर कुछ हॉलीडे पड़ गया तो ये उस टाइम पे एक्सपायर होता है, ठीक है। लेकिन इसका मंथली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी इसका कब है, ये देखिए 30 अप्रैल। अगर आप मई में देखिएगा तो मई में 29 मई, ये देखिए मई में आपका हो गया 29 मई थर्सडे, ठीक है। अगर आप में हो गया जून में देखिएगा तो 26 जून में अगर देखेगा तो 26 जून थर्सडे, ठीक है ना। तो मंथली हमेशा थर्सडे ही होगा, उसका टेंशन नहीं है, मंथली हमेशा थर्सडे होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो वीकली है वो बुधवार को है। तो इस तरीके से एक्सपायर कर रहा है, आप समझ है ना। मंथली हमेशा थर्सडे होगा, लेकिन वीकली जो है वो आपका थर्सडे को है, सॉरी मंथली हमेशा थर्सडे को होगा, वीकली है वेंसडे को, ठीक है। उस हिसाब से हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी भी एडेड है यहाँ पे, तो इसका भी हम एक्सपायरी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन ये मंथली है, अब देख रहे हैं ना। तो मैं अगर अपना ये अपडेट किया तो ये ओनली मंथली होगा बैंक निफ्टी, ठीक है, ये मंथली है। 24, 29, 26 आप देख ही रहे हैं, सिर्फ थर्सडे को 24, 29, 26 अगर मंथली है तो थर्सडे को होगा, ठीक है ना, एवरी मंथ द लास्ट थर्सडे। और वीकली है तो दूसरे से डेट पे हो सकता है, पहले यही था, दूसरे डेट पे ही था। मंडे में मिड कैप निफ्टी होता था, मंगलवार को कुछ और होता, फिर निफ्टी होता था, बुधवार को होता था निफ्टी, बृहस्पतिवार को होता था बैंक निफ्टी, ये वो शुक्रवार को होता, पता नहीं क्या, ऐसा घुमा फिरा के जो इच्छा किया जाता था। लेकिन अभी भी जो इच्छा ही हो रहा है, लेकिन हाँ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब क्या है, चलो मिड कैप निफ्टी को निकालते हैं। मिड कैप निफ्टी एडेड है, जो एडेड है देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे निफ्टी मिड सेलेक्ट, ठीक है। ऑप्शन चेन 24, 29, 26, तो ये भी मंथली है, तो यहाँ पे हम मंथली लिख देंगे, ठीक है। मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी का देख लेते हैं फटाफट। फिर निफ्टी सेम है, 24, 29, ये भी मंथली है, ठीक है। सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स क्या कहती है। सेंसेक्स भी तो एडेड ही है, सब एडेड ही है यहाँ पे, बस ये किया ऑप्शन चेन। ये देखिए टुमारो, फिर 15, फिर 7 दिन का आगे बढ़ा, तो ये वीकली है एज वेल एज मंथली है, ठीक है। और बैंक एक्स में उतना काम करते नहीं है, तो बैंक एक्स इज नॉट गोना बी दैट, यू नो। फिर भी चलो समझने के लिए समझ लेते हैं बैंक एक्स का क्या है फंडा। 3 वीक्स, तो ये भी मंथली है। तो अभी के लिए आपने क्या देखा, अभी का जो सेबी का रूल है वो 4, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स ओनली मंथली, और वीकली एंड मंथली है निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। अब इसका जो लॉट साइज है वो अलग है, देखिए इसका लॉट साइज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, ठीक है। तो चलिए वो लॉट साइज पढ़ लेते हैं। निफ्टी का लॉट साइज कितना है, चलिए मैं यहीं पे लिख दूंगा, निफ्टी का लॉट साइज कितना है
यहीं पे, ठीक है ना। निफ्टी का अभी का जो लॉट साइज़ है, कैसे पता चलेगा निफ्टी का लॉट साइज़ कितना है? इट्स प्रीटी सिंपल। अभी निफ्टी कितना चल रहा है? 21,986, राइट। अभी चल रहा है 21,986। मैं देखिए कैसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप देखिए कि इसका लॉट साइज़ कितना है। ये सब भूल जाइए कि 8 में क्यों लिया मैं, ऐसा क्यों लिया वैसे क्यों लिया। इसका जस्ट लॉट साइज़ निकाल रहा हूँ मैं। इसका लॉट साइज़ 75, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 75। चलिए सेंसेक्स का निकालते हैं। सेंसेक्स, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे सेंसेक्स का लॉट साइज़ है 20। मैं यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो समझने में कि मैटर हो क्या रहा है, ठीक है। सेंसेक्स हो गया आपका 20 का। नो व्हाट इज लेफ्ट? बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। कटो भाई, यहाँ क्यों कर गया? चलो बैंक निफ्टी कितना जा रहा है अभी? बैंक निफ्टी है, चलो मैं 50,000 का कर लेता हूँ। ये निकालने का तरीका है, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से आप बाकी का भी निकाल पाइएगा, ये आपका होमवर्क है। मैं बाकी का मिड कैप निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक एक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब चीज़ें क्या है कि या मैं कर दूं आपके लिए। चलिए मिड कैप निफ्टी जो यहाँ पे फटाफट है उसको देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी $120, ज़्यादा तो नहीं है। और ये क्या खुल गया? ठीक है, फिर निफ्टी $24,000। ये 65 का है, 65। लास्ट बच गया बैंक एक्स, जिस पे हम लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए बैंक एक्स। $30। अभी गाइस तो अब देखिए, ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 अप्रैल 2025, तो इसीलिए अभी आपका लॉट साइज़ ये है। सेबी ना लॉट साइज़ हमेशा चेंज करती रहती है, कभी 15, 20, 30, 35, 50, चाहे जब जब मन आ जाए तब चेंज कर देती है। तो गाइज़ ऐसा मत समझिएगा फ्यूचर में जब भी अगर लॉट साइज़ चेंज हुआ तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं पढ़ाया कुछ और अभी लॉट साइज़ निकल गया कुछ और, क्योंकि इट कीप्स चेंजिंग, ठीक है ना। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, तो ये चेंज होता रहता है। तो ये है लॉट साइज़, ठीक है। एक लॉट पे कितना क्वांटिटी मैं खरीद पाऊँगा, अगर मैं निफ्टी खरीद रहा हूँ तो मैं एक लॉट पे कितना क्वांटिटी खरीद पाऊँगा। इज़ प्रीटी सिंपल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आज जो मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का 30, राइट। तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो आज मैंने अपना क्या ट्रेड लिया, मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हो क्या रहा है, ठीक है। वैसे हैंग तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए मेरे ऑर्डर बुक में देखिए, मैंने आज क्या किया, 90 क्वांटिटी लिया, मतलब 3 लॉट्स लिए थे 862 में। तो मेरा टोटल पैसा कितना लग गया? 862। ये देखिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लिया हूँ, 862.75 सॉरी इंटू 90 क्वांटिटी लिया मैंने, मतलब 3 लॉट्स लिया, ठीक है। तो मैंने इतना पैसा लगाया 776
47.5, ठीक है। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। मैंने बेचा कितना पे 960, तो चलिए मैं 960 इंटू 90, ओह सॉरी, अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 960 माइनस 862, 862.75, ये जितना हुआ इंटू 90, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। देखिए 8752.50, देख रहे हैं, एग्जैक्ट उतना ही हुआ। तो मैं 3 लॉट लेके काम किया था, तो मैं 3 लॉट पे काम हुआ यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है आपको? इट्स प्रीटी सिंपल, आइदर यू कैन कैलकुलेट बाय क्वांटिटी और यू कैन कैलकुलेट बाय लॉट साइज। तो चलिए ये हो गया एक्सपायरी। आप अभी तक क्या सीखे हैं कि हर एक लॉट साइज़ का हर एक इसका ऑप्शन का या फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, लॉट होता है, लॉट साइज़ का जो लॉट साइज़ में कितने क्वांटिटी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ओके, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेटलमेंट मेथड। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सेटलमेंट होता है कैश सेटलमेंट, जो कि इंडिसेस के लिए होता है, और दूसरा हो गया आपका फिजिकल सेटलमेंट हो गया, जो कि सिर्फ स्टॉक्स के लिए होगा, ठीक है। देखिए अभी सेटलमेंट होता क्या है, जो इंडेक्स है ना उसमें हमेशा कैश, जो इंडेक्स है, इंडिसेस, ये सब जो इंडेक्स फंड है या इंडिसेस है जो भी है, वो हमेशा उसमें कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट इन द सेंस, सपोज आपने आज खरीदा, आपने कोई चीज़ खरीदा, ठीक है, और आप उसको मंथली एक्सपायरी तक ले गए। मतलब मैं आज एक चीज़ 800 रुपये पे लिया, खरीदा, इट्स प्रीटी सिंपल। मैं आज 800 रुपये पे खरीदा और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी सोच के मैंने लिया, और ये मंथली एक्सपायरी जैसे ही आएगा, और अगर मैं कट नहीं करता हूँ, मान लीजिए मैं अगर खुद से स्क्वायर नहीं करता हूँ, तो ठीक 3.15 पे या 3.20 पे, ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि किस टाइम पे वो आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा, और जो भी आपका लॉस होगा प्रॉफिट होगा आपका अकाउंट में आ जाएगा या कट जाएगा, सेटल हो जाएगा, वहीं कहीं सेटल हो जाएगा। तो इसमें कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ता। आपका जब भी स्क्वायर ऑफ हुआ, आइदर यू स्क्वायर इट ऑफ और इट विल बी स्क्वायर्ड ऑफ बाय द एक्सचेंज, आपका प्रॉफिट और लॉस सेटल हो जाएगा, लेकिन कोई पेनाल्टी नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ स्टॉक्स, अगर आप फ्यूचर बाई किए हुए हैं, एग्जाम्पल, या कुछ भी ऐसा कुछ बाई किए हुए हैं, और समय आ गया है एक्सपायरी का, और आप अगर वो ये नहीं किए, क्या नाम है, अगर आप स्क्वायर ऑफ खुद से नहीं किए, देन यू मे हैव टू एक्वायर अ वेरी बिग पेनल्टी। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा जमा करवाना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए आप अगर मार्जिन में काम कर रहे हैं, बस ध्यान से समझिए, मैं रिलायंस है, रिलायंस, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रिलायंस अभी चल रहा है सपोज़ 1300 में, ठीक है, और आप उसका 1000 क्वांटिटी लेना चाहते थे, लेकिन आप ले नहीं पाए, तो कितना अगर लेते तो कितना होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 13 लाख का माल आपको उठाना पड़ता, आप ले नहीं पाए। लेकिन आपके पास है 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख रुपए दे के आपने ट्रेड उठाया है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप ट्रेड उठाएं कितने का? आप ट्रेड उठाएं 13 लाख का, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने ट्रेड उठाया, ठीक है, वो मार्जिन लेके। अभी क्या हुआ कि आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया, तब आप क्या कीजिएगा, तो एक्सचेंज आपको पेनाल्टी देगा। क्यों देगा पेनाल्टी? मैं आपको बता रहा हूँ। आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया, एक्सपायरी भी आ गया है, तो वो आपको बोलेगा कि बॉस आप 13 लाख रुपए दीजिए, ताकि स्टॉक पूरी आपका हो जाए, ठीक है, आपके डिमांड में चला जाए। एल्स यू हैव टू एक्वायर अ पेनाल्टी। आपको जो लॉस है वो तो होगा ही, या प्रॉफिट है जो भी होगा ही, लेकिन आपको एक लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, विच इज़ नोन एज अ पेनल्टी लॉस, ठीक है ना। तो स्टॉक का ऑप्शन में इसी को बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। तो स्टॉक का ऑप्शन में ये हो गया फिजिकल सेटलमेंट,
और कैश के समय इंडिसेस पे ही होता है, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं होता, वो आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो होके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट मेथड। तो सेटलमेंट मेथड आपको पता चल गया, जो इंडेक्स है वो कैश में सेटलमेंट होगा, कोई भी पेनल्टीज नहीं होगी, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस का सेटलमेंट होता है। पर स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो फिजिकल सेटलमेंट है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर फिजिकल सेटलमेंट में आपका ट्रेड चला गया तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। और ये जो फिजिकल सेटलमेंट का जो फंडा है ना, वो स्टार्ट हुआ है आपका अक्टूबर 2019 से। पहले इस तरीके का चीज़ नहीं था, बट इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 2019। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज कि अक्टूबर 2019 से ये फंड आया है, ठीक है, फिजिकल सेटलमेंट का। नाउ अब आएगा इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन होता क्या है, देखिए, इनिशियल मार्जिन वो मार्जिन होता है जो आपको लगता है कोई भी ट्रेड खरीदने के लिए जो पैसा नहीं लगता है इनिशियली, वो चीज़ आप समझ रहे हैं। तो आप कोई भी अगर ट्रेड खरीद रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, बाई करेंगे सेल करेंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज़ कीजिएगा स्टार्टिंग में, राइट। तो आपको कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे मेरा कितना पैसा लगा था मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखिएगा तो मेरा स्टार्टिंग में कितना पैसा लगा था, वो होता है इनिशियल मार्जिन। कुछ तो स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों। ये देखिए मेरा स्टार्ट में कितना पैसा लगा था, 862.75, 862.75 इंटू 90। मेरा टोटल पैसा लगा था 77,647.5। उसमें मैं 3 लॉट ले लिया। आप सोचिए, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो आप एक लॉट में आप 25,000 में अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं। वो भी आपका प्रीमियम 862 का है तब। अगर कम का प्रीमियम है तो आप और भी कम पैसे में शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो नेवर माइंड। तो फंडा ये था कि मेरा इनिशियल मार्जिन लगा 77,000। अगर मैं 3 लॉट पे काम कर रहा हूँ, अगर एक लॉट पे काम कर रहा हूँ तो मैं 25,000 में काम खत्म हो गया। अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, 1 से 1.5 लाख लग जाता है। अगर मैं हेजिंग वेजिंग किया हूँ तो प्रोबेबली इट विल फर्दर कम डाउन टू 40,000 30,000। लेकिन अगर मैं नेकेड सेल कर रहा हूँ तो पैसे बहुत लगेंगे। इट इज़ एज गुड एज कि मैंने फ्यूचर बाई या सेल किया है, ठीक है, या शॉर्ट किया, जो भी पर, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन उसको बोलते हैं जो पैसा मुझे लगता है बाई या सेल करने पे। अभी मैं आपको सेल का एक दिखाता हूँ कि सेल में कितना इनिशियल मार्जिन लगेगा, ठीक है। सेल में कितना इनिशियल मार्जिन लगेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सेंसिबल कुछ भी नहीं करना है, मैं बस सेंसिबल के इसमें जा रहा हूँ। मेरा सेंसिबल खुल जाए, ये तो डायरेक्ट यही खुल गया। मैं ट्रेड में जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये सब काटो। अच्छा, मुझे तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन भी हो गया हूँ। मैं नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। इसका मैं बाई कर रहा हूँ। ओह, बाई नहीं करूँगा, सॉरी। बाई का तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो प्रीमियम रहेगा इनटू नंबर ऑफ लॉट्स। अगर मान लीजिए मैं ये सेल कर रहा हूँ, अगर मैं ये सेल कर रहा हूँ तो आप ये देखिए मेरा इनिशियल मार्जिन कितना लग रहा है। मार्जिन नीडेड 1 लाख रुपए, कमान। मार्जिन नीडेड देखिए 1 लाख रुपए, और फंड्स नीडेड 1.25। क्यों 1.25 बता रहे हैं? क्योंकि कुछ मुझको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ताकि टैक्स या ऊपर नीचे अगर मार्केट हो तो उसके लिए कुछ एक बफर में पैसा लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं यही सेल नहीं करके अगर मैं बाई करता हूँ, एग्जांपल देखिए आपके सामने है, मैं अगर बाई करता हूँ ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20,000 में हो गया। बायस के समय 20,000 में हो गया। क्यों हो गया?
क्योंकि बायर्स को उतना ही पे करना पड़ता है जितना आपका प्रीमियम है और वो जितना खरीद रहा है। अगर मैं 2 लॉट खरीदा हूँ तो 2 लॉट के हिसाब से अगर ये निफ्टी है तो 150 इंटू, ये देखिए 274.35 ये हो गया प्राइस। और अगर मैं 1 लॉट लिया हूँ तो इंटू 75। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 274.35 इंटू 75, देखिए लगा ना 20 रुपये। देखिए ये आया ना 20 रुपये यहाँ पे, तो ये 20 रुपये लगे। लेकिन सेल्स के समय ये चेंज है, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगेगा सिर्फ 1 लॉट के लिए, राइट। लेकिन इसको भी अगर मुझको कम करना है तो मैं हेजिंग पे जा सकता हूँ, तो दैट वी विल सी लेटर, नॉट टू वरी। ओके, तो इनिशियल मार्जिन में कहाँ था पढ़ा रहा, चलो इनिशियल मार्जिन में ख़त्म। अब एक हो गया है मेंटेनेंस मार्जिन, एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है गाइस, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस अभी कितना पे चल रहा है जल्दी बताइए। आप लोग तो अभी सब देख ही पा रहे होंगे, रिलायंस अभी चल रहा है, रिलायंस, चलो मैं ऐड कर ली रिलायंस को, ठीक है, हम रिलायंस को ऐड कर लिए। तो रिलायंस अभी कितने पे चल रहा है गाइस, 1152। चलिए मैंने रिलायंस को 1152 में ख़रीद लिया, ठीक है। रिलायंस को ख़रीद लिया इन सेंस रिलायंस के फ्यूचर को ख़रीद लिया 1152, ठीक है। और मैं कितना क्वांटिटी लिया, सपोज़ मैं लिया 1000 क्वांटिटी, एग्जाम्पल, बहुत पैसे मेरे पास तो मैंने इसको ले लिया। तो मैं कितने का लिया, 1152 1 2 3, 11,52,000 रुपये का मैंने रिलायंस ले लिया, ठीक है। फ्यूचर बाई किया मैंने, जस्ट मेरे पास पैसे थे मैंने ले लिया है। ओह सॉरी, पैसे नहीं थे, आई मीन मुझे 11,52,000 नहीं थे मेरे पास। अगर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास सिर्फ एक ही लाख है, मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख है, ठीक है ना। मैंने मार्जिन लिया, ऑब्वियसली अपने ब्रोकर से मार्जिन लिया, 10 टाइम्स 15 टाइम्स जो भी देता है, 20 टाइम्स 100 टाइम्स है जो भी है, मैंने मार्जिन लेके लिया। अभी रिलायंस ना यहाँ से 1152 से सपोज चला गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1050 या 1152 है ना, मैं हज़ारी मैं ले लेता हूँ, 11 से ही चला गया, ज़्यादा मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 11 से चला गया तो कितना का मेरा चपत हुआ, चलो 1152 माइनस 1100, 52 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। 52 इंटू 1000 तो कितना हो गया, 52,000, राइट। 52 इंटू 1000, 52,000 का लॉस हुआ मेरे पास। क्यों 1000, क्योंकि मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, मैं उसी हिसाब से लिया था। तो जब 52,000 का लॉस हुआ है, ये मुझे किसको देना पड़ेगा, या तो ब्रोकरेज को या तो एक्सचेंज को, हमको तो किसी न किसी को देना पड़ेगा। मेरा तो 50% जो प्रॉफिट नहीं, 50% जो कैपिटल वो तो इरोड होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। जो पैसा हम ब्रोकर को देते हैं या तो एक्सचेंज को देते हैं जब हमारा लॉस होता है। जब प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आता है हमारे पास, ठीक है। सो इन केस ऑफ लॉस, ये जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो नेगेटिव में चला जाता है। इसको हम लोग MTM भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब लॉस में जाता है, मतलब जब हमारा ये चीज़ जब लॉस में जाएगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव MTM। और जब यही चीज़ हमारा पॉजिटिव में जाएगा, सपोज रिलायंस का फ्यूचर मैंने 1152 में बाई किया था और ये चला गया 1600 रुपये, एक बैग 400-500 रुपये ऊपर उठ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस समय तो मेरा जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव MTM, नेगेटिव के समय, और प्रॉफिट के समय तो लॉस के समय, और प्रॉफिट के समय बोलते हैं पॉजिटिव MTM, ठीक है। ये हो गया, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि मेरे भाई बंधु लोग इसको समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं हेजिंग क्या होता है। हेजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेजिंग कौन से समझ के रखिए पहले भी,
हेजिंग मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्पेकुलेटर्स किसको बोलते हैं। स्पेकुलेशन, हम फ्यूचर जब भी बाई करते हैं या सेल कर या शॉर्ट करते हैं तो मेरा एक स्पेकुलेशन रहता है। स्पेकुलेशन मतलब हम किसी चीज़ पे बेट लगा रहे हैं, राइट। हम किसी चीज़ पे बेट लगा रहे हैं कि हाँ मार्केट तो 1 महीने में ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं मार्केट 1 महीने में या जो भी है वहाँ से यहाँ आएगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। उस हिसाब से हम स्पेकुलेट करेंगे, उसी हिसाब से हम फ्यूचर को बाई या शॉर्ट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर फ्यूचर के साथ साथ हम अगर ऑप्शन का भी यूज़ कर लें तो वो बन जाता है हेजिंग, वो बन जाता है हेज पोजीशन, ठीक है ना। फ्यूचर के साथ साथ अगर हम ऑप्शन को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा कहलाता है हेजिंग। चलो ये तो छोटा सा मैंने आपको थ्योरी बताया है। अभी हेजिंग में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए इस प्रीटी सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल आप क्या कीजिएगा, फुट को बाई कीजिएगा, ठीक है। ये आप पहला ट्रेड लीजिएगा, फुट को बाई कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, मान लीजिए मार्केट खुला और नीचे आना शुरू कर दिया, हो ही सकता है उल्टा ट्रेड हो गया हो मेरा, तब मैं क्या करूँगा, तो मार्केट नीचे जाएगा, राइट। अगर मार्केट नीचे चला गया तो नीचे जाने के लिए कौन सा ऑप्शन लेते हैं गाइस, सी या पी। हम अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, आप अगर याद नहीं अगर आपको, तो हम पी को बाई करेंगे, ठीक है। या आप प्रीवियस क्लास में आके देख लीजिएगा कि सी पी का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पी को लेंगे, हम पी को बाई करेंगे, मार्केट जितना नीचे जाएगा पी मुझको प्रॉफिट देगा। तो ये हो गया हेज पोजीशन। मैं बताया ना आपको, फ्यूचर और ऑप्शन के साथ अगर आप मिलके काम कर रहे हैं तो ये हेज पोजीशन हो जाता है, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा ये आपका मार्जिन बहुत कम कर देगा, बहुत ही कम कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका हेज पोजीशन। समझ में आया सबको। वाइस वर्सा कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने फ्यूचर को सेल किया है, शॉर्ट किया, एग्जांपल शॉर्ट या सेल जो भी है, ये समझिए कि मार्केट नीचे जाएगा और मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर की तरफ चला गया तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं ऊपर जाने के लिए सी, क्योंकि हम दोनों लेके रख रहे हैं। अब आप पूछिएगा कि ऐसे कैसे, मार्केट नीचे भी जाए तो प्रॉफिट, ऊपर भी जाए तो प्रॉफिट। हाँ, तो स्ट्रेटेजी बाद में समझेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि इसको बोलते हैं हेज पोजीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हेज पोजीशन, ठीक है। चलिए, सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में ही हेजिंग नहीं होता है। ये तो चलिए, फ्यूचर जब भी आप शॉर्ट कीजिएगा या बाई कीजिएगा आपको पैसे चाहिए ज़्यादा, हम ऑप्शन में भी हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो चलिए एक पॉइंट हो गया, फुट एंड ऑप्शन में फ्यूचर ऑप्शन में हेजिंग। अब एक पॉइंट हो गया हमारा ऑप्शन में हेजिंग, ठीक है। ऑप्शन एंड ऑप्शन में हेजिंग, ये कैसे होगा, ऑप्शन में हेजिंग, फ्यूचर ऑप्शन में हेजिंग। हेजिंग को समझिए, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी ये वो सब बाद में आएगा, अभी पहले हेजिंग समझिए कि हेजिंग में हेजिंग करते कैसे हैं। अभी को समझिए कि हेजिंग करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है, मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ, ऑब्स्ट्रा। कहाँ गया मेरा, हाँ चलिए मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ ऑब्स्ट्रा का, obstradefineage.com, obstra.defineage.com। मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ आपके सामने। वेल लॉग्ड इन है क्या, पासवर्ड चेंज हो गया, पासवर्ड चेंज करना है। मुझे पासवर्ड चेंज करना है, मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया, चलो ठीक है, वेरी गुड। हम क्या कहाँ जाएंगे, बिल्डर में जाएंगे, सीधा सा बात है। अब मुझे लग रहा है, ठीक है, देखो मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगा नीचे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे लगा कि मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पी को बाई कर लिया, ठीक है। तो ये निफ्टी है, निफ्टी लॉट साइज 1, ये फ्यूचर को ये करके मैं ऑप्शन कर लिया, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस क्या है मैं आपको सब बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बस समझ के रखिए, मैंने पी को बाई किया तो मैं ऐड पोजीशन,
ओह गलती से सी बाई हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो मैं पहले इसको करता हूँ डिलीट नहीं करके मैं पोजीशन को ऐड करके यहाँ पे पी बाई कर लेता हूँ ना, मॉडिफाई। चलिए मैंने पी को बाई कर लिया, ये समझ के कि मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है। मैंने पी को बाई कर लिया कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर उठ गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट ऊपर उठ गया तो मैं क्या करूँगा बताइए। तो मैं सी को बाई कर लूँगा, इट्स प्रीटी सिंपल, राइट। अब पी भी बाई हो गया, मेरा सी भी बाई हो गया, तो ये हो गया हेज पोजीशन। अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, अभी दिमाग मत लगाइए, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन टू ऑप्शन भी मैं हेजिंग कर सकता हूँ, फ्यूचर टू ऑप्शन भी मैं हेजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन टू ऑप्शन हेजिंग हुआ है। देखिए हेजिंग होता क्या है, हेज मतलब आपका हो जाता है कि आप अपने लॉस को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। हम नेकेड बाइंग और सेलिंग नहीं करें। नेकेड बाइंग सेलिंग मतलब मैं सिर्फ पी लेके बैठा हूँ या सिर्फ सी लेके बैठा हूँ तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। या अगर मान लीजिए मैं सेल किया हूँ, फ्यूचर का सेल किया हूँ तो अनलिमिटेड लॉस होने का बहुत चांस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ऑप्शन टू ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, चलिए एक डिलीट, दूसरा डिलीट, ठीक है। ये दोनों डिलीट हो गया। अब मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, बैंक निफ्टी पे क्लिक किया और मैं फ्यूचर बाई करूँगा, बाय फ्यूचर एक लॉट मैं कर लिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर इस फंडा में अगर आप आइएगा तो जो ग्रीन है, यहाँ से मार्केट में जितना ऊपर जाएगा मेरा उतना प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट, और यहाँ से जितना नीचे आएगा मेरा उतना लॉस, मतलब ये पूरा नेकेड बाइंग हो रहा है। ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे आया तो मैं अनलिमिटेड लॉस है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मतलब अनलिमिटेड है, और मैक्सिमम लॉस भी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, और मेरा मार्जिन भी देखिए कितना लग रहा है, 2,04,356 रुपये, 2,04,356 रुपये लग रहा है। सोचिए एक लॉट के लिए मैंने सिर्फ सेल किया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं हेज कर दिया, मैं क्या किया हूँ, ये बाई किया हूँ, राइट, ये सोच के कि फ्यूचर ऊपर जाएगा, मतलब मैं मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने फ्यूचर बाई कर लिया। मान लीजिए मार्केट का नीचे चला गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट को बाई कर लूँगा। तो मैं पुट को बाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे पुट, ये बाई में है ही, मैं ऐड पोजीशन कर लिया इसको। अगर मैं पुट को बाई कर लिया हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए मेरा बन गया है हेज पोजीशन। और अब बिलीव कीजिएगा मेरा मैक्सिमम, मेरा प्रॉफिट है अनडिफाइंड अनलिमिटेड, लेकिन मेरा जो लॉस है, मेरा लॉस हो गया है एक लिमिटेड लॉस। मार्केट अब कहीं भी जाए, मार्केट मान लीजिए ज़ीरो भी हो जाए ना, तो भी मेरा 30,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। देखिए आप डोंट लुक एट 30,000 और 40,000, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। 30,000 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, मतलब 30-32,000 जो भी आपको दिखा रहा है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेरा मार्जिन भी देखिए, पहले कितना 2,04,000 लग रहा था, अभी मैं वही काम किया, मैं एक लॉट पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन 84,000 लग रहा है। यही है हेजिंग। इससे आप इनिशियल मार्जिन कम भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इनिशियल मार्जिन कम हो गया, हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपये तो भी मैं एक लॉट पे काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 1 लाख रुपये है और मुझे पता है कि मार्केट नीचे जा रहा है या कुछ भी हो सकता है, तो मैं मतलब नेकेड छोड़ के मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं नेकेड करूँगा तो आई विल बी इन डेंजर। तो अगर मुझे हेजिंग में जाना है तो आई कैन इवन वर्क इन अ हेजिंग सिचुएशन ऑल्सो विथ 1 लाख रुपी इन 1 लॉट। इज़ प्रीटी सिंपल। आपको आ रहा है समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही होता है द पावर ऑफ हेजिंग। आप फ्यूचर से ऑप्शन का भी हेजिंग कर सकते हैं, ऑप्शन से ऑप्शन का भी हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ये फंडा। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्राज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। वो बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग और बहुत ही सेफ ट्रेडिंग है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आर्बिट्राज मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने रिलायंस खरीद के रखा है कैश में, ठीक है, 1600 पे खरीद के रखा है, ठीक है। मेरा 1600 बाई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1600 पे बाई है, बाइंग प्राइस है। तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास 1600 क्वांटिटी है, मैं कोई फीचर ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैश में खरीद के रखा हूँ, ठीक है, मेरे पास है। और मार्केट में पूरा धूम मचा हुआ है, रिसेशन है, ट्रंप ने ये बोल दिया, मोदी जी ये बोल दिया, कुछ भी हो गया,
तो मार्केट नीचे गिर सकता है और धड़ल्ले से गिरेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्यूचर को सेल कर दूंगा या तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। अभी क्या हुआ, मेरे पास ना कैश में ये पड़ा हुआ है। अब ये तो मुझको नेगेटिव देगा, जितना नीचे गिरेगा मार्केट, जितना नीचे गिरेगा मार्केट, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक लॉन्ग टर्म स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि मैं 1600 पे लेके रखा हूँ। मुझे पता है कि भाई रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, तो ये 3000-4000 तक जाएगा ही जाएगा। तो आज नहीं जा रहा, लेकिन 2 साल बाद या 1 साल बाद जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। अभी के लिए मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट या टेम्प्रेरी न्यूज़ या सेंटिमेंट्स के लिए, तो मैंने फ्यूचर सेल कर दिया। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ठीक है ना, ये बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं जिनके पास फंड बहुत बड़ा है। उनको दे डू नॉट वांट 30% 50% प्रॉफिट मार्जिन। उनको 0.5 या 1% होने से भी चला, क्योंकि उनके पास फंड बहुत बड़ा है और ये बहुत ही सेफ़ है। इसमें लॉस समझ लीजिए ना के बराबर ही होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना कि आपके पास कैश पड़ा हुआ है, मतलब कैश से लिया हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है, और वो भी अच्छे स्टॉक जिसको आप जानते हैं कि वो एक न एक दिन ऊपर जाएगी। वो नीचे जा रहा है तो हम उसका फ्यूचर सेल कर देंगे, ताकि नीचे जब जा रहा है तब भी हम प्रॉफिट उठा सकें, और जब वहाँ से रिकवर करेगा तो भी हम कैश से प्रॉफिट ले लें। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। अब आपको हम बताते हैं कि कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्वेस्टर्स नंबर 1 रिटेल मतलब आप, मैं, मेरे अंकल, आपके अंकल, हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, हम लोग मार्केट में ना खलबली नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो काफ़ी नहीं है कि मार्केट में भूचाल आ जाए। बस हम लोग जाते हैं मार्केट में अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार जाते हैं, और हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट करके निकल आते हैं। हम लोग मार्केट हिला नहीं सकते एज एन इंडिविजुअल। अगर हिलाना है मार्केट तो हम लोग को एक होना पड़ेगा, ये याद रखिएगा गाइस, हम लोग को एक होना पड़ेगा। अगर सारे रिटेलर एक साथ मिलकर कोई ट्रेड लें या एक साथ मिलकर के कोई ट्रेड से निकलें, तब जाके कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो मार्केट हम लोग हिला नहीं सकते, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरे हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है ना, ये लोग कौन है, जैसे LIC हो गई, आपकी म्यूचुअल फंड्स हो गई, और बहुत पैसे वाले लोग, मतलब जो मार्केट में खलबली ला सकते हैं, मार्केट को ऊपर नीचे जब मन तब कर सकते हैं। दे कैन ब्रिंग इम्पैक्ट टू द मार्केट। दीज काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ठीक है, या इन्वेस्टर्स आप बोल सकेंगे। इनका बहुत पैसा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ म्यूचुअल फंड, तो आप समझ ही होंगे कितने लाख करोड़ को लेकर वो लोग काम करते हैं। अगर मैं आपको LIC बोल दूँ, या मैं कोई भी फंड मैनेजर फंड कंपनी बोल दूँ जो कि फंड मैनेज करती है बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ का, या कंट्रीज़ का जो फंड होती है, तो दे आर दी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पे आ गया है आपका प्रोप्राइटरी, स्पेलिंग शायद यही है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, जिसको हम लोग प्रॉप डेस्क के नाम से भी जानते हैं, प्रॉप डेस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ब्रोकर अपने टर्मिनल पे अपने पैसे से ही ट्रेड करता है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। ठीक है, प्रॉप डेस्क। जब भी कोई ब्रोकर अपने ही प्लेटफॉर्म में ब्रोकर के पैसे से ही, अपने पैसे से ही ट्रेड करता है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो ये भी एक तरीके का ये लोग भी एक तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने ही पैसे लगाते हैं अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गए हैं प्रॉप डेस्क। तो यही कॉन्सेप्ट है, मैं इसको समराइज़ कर लेता हूँ। FNO का लॉट और एक्सपायरी इंडिसेस के लिए डिफरेंट है, और स्टॉक के लिए डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है आपके नोट्स के लिए। सेटलमेंट 2 टाइप के होते हैं, कैश वो इंडिसेस के लिए होता है, फिजिकल सेटलमेंट होता है स्टॉक्स के लिए। जो कैश सेटलमेंट होता है उसमें कोई पेनल्टी नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस से आपका मतलब है, या लॉस प्रॉफिट से। लेकिन फिजिकल सेटलमेंट अगर हो गया तो बस पेनल्टी तो लगेगा ही, प्लस लॉस प्रॉफिट जो है वो अलग, लेकिन पेनल्टी भी लगेगी। इनिशियल मार्जिन वो मार्जिन है जब आप स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको या तो अगर आप खरीद रहे हैं तो एक आपको एक इनिशियल मार्जिन लगता है, राइट, कि हाँ इतना पैसा होने से ही आप ले पाइएगा। अगर मैं सब्जी मंडी में जा रहा हूँ 4 अंडे लेने के लिए, तो मेरे पास भाई मान लिया 10 रुपये का अंडा है, तो मेरे पास 40 रुपये होने चाहिए ना, तभी तो मैं अंडा ले पाऊँगा। सो इट इज़ एज गुड एज दैट। ठीक है ना, मेरे पास कितना इनिशियली है। तो अगर बाई कीजिएगा तो आपको पैसा कम लगता है, अगर आप सेल करते हैं तो आपको ज़्यादा लगता है। ठीक है ना,
मेंटेनेंस मार्जिन क्या हो गया? मेंटेनेंस मार्जिन वो हो गया कि अगर हम मार्जिन में पैसा लेके अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर मेरा लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो मुझको कितना पैसा एक्सचेंज को या ब्रोकर को देना पड़ेगा, वो हो जाता है मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया है। अब हो गया हेजिंग। हेजिंग कुछ नहीं है, हेजिंग से आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं और प्लस अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो हेजिंग आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होता है एंड ऑप्शन टू ऑप्शन भी हेजिंग कर सकते हैं। मैंने आपको ये ऑप्स्ट्रा के साइट में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, पहला बात है ये। और आर्बिट्राज ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा ट्रेडिंग है जो कि बहुत बड़े पैसे वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको 30-40% से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ 0.5 to 1% अपने इंटायर कैपिटल के ऊपर अगर बन जाए तो भी अच्छा है। वह ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक को बाई करते हैं और उसके फ्यूचर को सेल कर देते हैं कि जब स्टॉक नीचे जाए तो उसको मतलब वहाँ से प्रॉफिट करेंगे। और मेरे पास तो कैश से लिया हुआ स्टॉक तो पड़ा ही है, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, ये था वहाँ से ही प्रॉफिट कर लेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द एंड। और इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? 3, रिटेलर, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रॉपर्टरी। सबके बारे में मैंने बता दिया आपको। इम्पैक्ट कौन ला सकता है? ओनली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। प्रॉपर्टी ट्रेडर वो होते हैं, वो ब्रोकर्स होते हैं जो ब्रोकर के टर्मिनल पे ब्रोकर के ही पैसे से ट्रेड करते हैं। ठीक है, और रिटेलर वो हो गए हैं जो हम लोग हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे रीच आउट कीजिए एनी टाइम। चलिए, थैंक यू।